नाउ लेट्स कंटिन्यू विद इलस्ट्रेशन नंबर 10। जिन्होंने किया वो लोग शांति बनाना, क्योंकि जिन्होंने नहीं किया उन्हें समझ में नहीं आएगा वरना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस assuming that cost and financial accounts are integrated। तो जो कॉलम मैंने आपको टेबल में बनाए थे उनमें से आपको ये कौन से कॉलम वाली एंट्रीज लग रही है? इंटीग्रेटेड मतलब थर्ड कॉलम, जो दोनों ने एक ही बुक मेंटेन कर रखी थी आपस में बातचीत करके। तो ये आपका थर्ड कॉलम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करनी है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है रॉ मटेरियल परचेज। आप लोग सभी एक साथ बोलना, अकाउंट्स में क्या होता है? रॉ मटेरियल परचेज, परचेज टू कैश। ठीक है। कॉस्ट में क्या होता है? अगर एसएलसी टू सीएलसी, तो फिर इंटीग्रेटेड में क्या हो जाएगा? एसएलसी टू कैश। फर्स्ट एंट्री इजी थी बिल्कुल। नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, इजी है, ये बुक में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, पर आपको बनाना आना चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, मतलब मटेरियल पहले खरीद के लाए थे, अब आप इशू कर रहे हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। नाउ ये डायरेक्ट मटेरियल है तो ये किस में जाएगा? WIP अकाउंट डेबिट टू SLC। ओके। वेजेस पेड 24,000, वेजेस पेड की एंट्री। अब आप सीधा थर्ड कॉलम तक मतलब अपने माइंड को तैयार करके कि ओनली अकाउंट्स, ओनली कॉस्ट, और उसके बाद में डायरेक्ट मुझे इंटीग्रेटेड का आंसर ही बताएंगे। ठीक है। वेजेस पे किए, इंटीग्रेटेड में क्या होगा? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट। ओके। आगे क्या बोला है? वेजेस चार्ज्ड टू प्रोडक्शन। ये बात याद रखिए कि चार्ज टू प्रोडक्शन, एब्जॉर्ब्ड, एनालिसिस, इन सब की बात एक ही है। तो कॉपी में जहां एंट्रीज लिखवाई है वो देखो कि एब्जॉर्प्शन या एनालिसिस नाम से कोई एंट्री सिखाई थी क्या? वेजेस के लिए सिखाई थी। तो ये वेजेस आपके टोटल कितने थे? 24,000 टोटल वेजेस आपने पे किए थे, जिसमें से 30% इनडायरेक्ट है और 70% डायरेक्ट है। एक बार इनको डिवाइड करके चेक करना, 30 और 70 कितना बनता है। और जब मैंने ऊपर 70 लिखा तो आप आंसर वो दे रहे हो 16,800 और 7,200, यानी कि आपको वेजेस चार्ज टू द प्रोडक्शन के अंदर अब आपने वेजेस को अब्सॉर्ब किया है 16,800 वाले। ये कौन से वाले हैं? डायरेक्ट वाले। तो क्या करेंगे? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। तो ये जो इनडायरेक्ट वाले हैं इनका क्या करेंगे? अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम ये मानते हैं फैक्ट्री वाले। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, खर्चा किया, कैश में खर्चा लग गया है, तो ये क्या होगा? एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस किस में आते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, कैश की एंट्री अलाउड है। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, करेक्ट, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड WIP में जाते हैं तो WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये आपने खर्चा किया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद में इसको हम कहां लेकर जाते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एट कॉस्ट। ये इतनी स्पीड में चल रहे हो, घर पे करके आए हो क्या? तो जिन्होंने नहीं किया उनको बोलने दो ना, कोई बात नहीं। इसकी एंट्री बनाओ कि फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स आए कहां से? जो सामान आपका वर्क इन प्रोग्रेस था वही बना होगा ना फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। सेल्स की एंट्री कल मैंने लिखवाई थी। सेल्स में एक चीज अलग थी, वो एंट्री मैंने लिखवाई थी। जिनको नहीं याद एक बार कॉपी देख के फिर बताओ एंट्री क्या है। कैश तो आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग
P&L अकाउंट, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, इसकी आप मुझे ना तीनों कॉलम भर के बताएंगे कि अकाउंट्स में क्या होगी, कॉस्ट में क्या होगी और इंटीग्रेटेड में क्या होगी। डेटर से कुछ रिसीव किया है आपने, एक काम करते, ऐसे नहीं पूछते, मैं जिससे पूछू वही बताना। रक्षित, डेटर से कैश रिसीव हुआ है अकाउंट्स की बुक में। रक्षित हो क्या आप सब? नहीं हो ना, तो फिर एकदम शांति रखो। रक्षित, डेटर से पैसे मिले क्या होगा? कैश टू डेटर्स 13,800। नुपुर, कॉस्ट के अंदर कैश और डेटर को आना अलाउड है क्या? अब कौन नो मैम बोल रहे हैं उनको आज से मैं नुपुर बुलाया करूंगी। हाँ नुपुर बताइए। नहीं है, इनकी जगह कौन आता है? CLC टू CLC, डेटर भी नहीं अलाउड, दोनों ही नॉट अलाउड है। तो बस एंट्री नहीं होगी, तो फिर इंटीग्रेटेड में क्या होगा? इंटीग्रेटेड में भी कुछ नहीं होगा क्या? याद करो, इंटीग्रेटेड में CLC नहीं आता है, तो सेम हो जाएगी कैश टू डेटर्स। अब सेकंड वाली जो आपने क्रेडिटर को पे किया उसकी एंट्रीज, क्रेडिटर टू कैश एंड इट विल बी क्रेडिटर टू कैश। तो जिन्हें आज तक ये हैबिट हो गई थी कि यहां से ये वाला कॉलम सेम बनता है, वो अपना वहम निकाल लेना, कई बार ये वाले कॉलम भी सेम हो जाते। ठीक है, इट्स ऑल अपॉन द कंसेप्ट, सो नो नीड ऑफ रट्टाफिकेशन ऑफ एनी काइंड। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये था 10, उसके बाद नंबर 1 पे आओ। जिनके पास बुक्स है वो बुक खोलो, नहीं तो मैं दिखा रही हूं। देखो, चैप्टर 10 मार्क्स का है, स्कोरिंग है। जो अभी पीछे छूट गए या एक आधा लेक्चर पेंडिंग है आपके पास, कल संडे है, इस चैप्टर को क्लास में ही डन करो, क्योंकि इतना नहीं है इसके अंदर कुछ भी कि आप इसको आगे लेके जाओ डाउट्स को। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इट्स 11:14। अपनी अपनी कॉपी का ब्लैंक पेज निकाल लीजिए, आपके पास में 10 मिनट्स का टाइम है, ये आपको सॉल्व करना है। अब जिन लोगों की भी चेक नहीं हुई वो साथ में ही मैच कर लेना। फर्स्ट एंट्री इज मटीरियल वर्थ ₹50,000 रिटर्न्ड टू स्टोर्स फ्रॉम जॉब। ये स्टोर क्या होता है? जो परचेज डिपार्टमेंट होता है ना, उसके पास में जो सामान रखा है वो, और जॉब यानी जहां पे वर्क चल रहा था। तो WIP वाले ने परचेज डिपार्टमेंट को स्टॉक रिटर्न कर दिया है, तो WIP तो कम हो जाएगा 2WIP, और स्टॉक हमारे पास में वापस आ गया है, स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, SLC टू WIP। इसमें कई लोगों ने ये मान लिया कि रिटर्न सप्लायर को किया गया है, तो सप्लायर को नहीं किया गया, अंदर ही हुआ है एंट्री, तो फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो नो एंट्री, क्योंकि अकाउंट्स आपके एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के ट्रांसफर को कंसीडर नहीं करता, उनको कोई लेना देना नहीं है। ये एंट्री होगी कॉस्ट की बुक में। उसके बाद में ग्रोस टोटल वेजेस पेड 96,000, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF एंड स्टेट इंश्योरेंस अमाउंट टू 4,000। ठीक है, सपोज करो मेरे को इसको पढ़ के समझ में ही नहीं आया कि वेजेस कितने, तो नीचे देखना वेजेस का एनालिसिस, इसका टोटल लगाओ क्या क्या वेजेस एब्जॉर्ब हुए हैं। 40,000 डायरेक्ट लेबर, 24,000 इनडायरेक्ट फैक्ट्री, 20,000 इज ऑफिस स्टाफ, 16,000 इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ। टोटल कितने? 1 लाख। एब्जॉर्ब करते वक्त जब मैं 1 लाख से 2 वेजेस कंट्रोल अकाउंट करूंगी, तो यानी पे करते वक्त भी मुझे वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1 लाख से तो करना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? खत्म करोगे, तो जब आगे जाके इसको खत्म करोगे तो 1 लाख से करोगे, तो पहले उठाओ इसको 1 लाख से, तो 1 लाख से वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया। कैश में गया 96,000, कैश की जगह क्या लिखना होता है? CLC लिखना होता है 96,000 टू
अब ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड स्टेट इंश्योरेंस है, एम्प्लॉयर की तरफ से खर्चा है। और याद करके बताओ खर्चों की बुक्स में एंट्री थी या नहीं थी? थी ना, नॉमिनल अकाउंट्स की एंट्री थी, वो बस उन्हीं के नाम से आ जाते हैं जिस नाम से है वो। तो ये क्या नाम का है वही लिख दो, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ या स्टेट इंश्योरेंस, जो भी आप लिखोगे वही सही हो जाएगा। एंड स्टेट इंश्योरेंस 4000, ये एंट्री होगी आपकी सेकेंड नंबर एंट्री। उसके बाद में थर्ड नंबर यानी एनालिसिस और अब्जॉर्प्शन। तो देखो अब्जॉर्प्शन या एनालिसिस का मतलब है आप किसी को अब्जॉर्ब करके खत्म कर रहे हो। वेजेस का अब्जॉर्प्शन है तो वेजेस आपकी बुक में अभी क्या है, 1 लाख से डेबिट है ना, तो एब्जॉर्ब करते वक्त आपको इन्हें टोटल 1 लाख से क्रेडिट करना है, तब माना जाएगा कि सारे वेजेस एब्जॉर्ब हो गए। अब किस किस में डालने हैं वो नीचे दे ही रखा है। ये बोल रहा है 40,000 तो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट किस में डलता है, WIP में। ये फैक्ट्री ओवरहेड है तो ये किस में डल जाएगा, ये ऑफिस वाला है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट, ये सब हो जाएंगे डेबिट। और क्रेडिट हो जाएगा आपका वेजेस कंट्रोल अकाउंट। और अपनी सारी एंट्रीज को देखने के बाद खुद ही ऐसे चेक कर लेना कि वेजेस बुक में 1 लाख के आपने दिखाए थे और जैसे ही वो एब्जॉर्ब हुए वैसे ही आपने अपनी बुक से उनको क्रेडिट करके बुक से बाहर निकाल दिया है, यानी आपने सही काम किया। ठीक है, ये 3 एंट्रीज थी। क्वेश्चन भले ही दिखने में छोटा हो पर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग करने वाले को भी मार्क्स मिलेंगे। पर एंट्री जो है उसके अंदर बहुत लोगों ने यहां गलती की है, एब्जॉर्प्शन में CLC लिख दिया, वो गलत चीज है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि आपने उन वेजेस को आगे कहीं स्टेशन पे ले जाके छोड़ दिया है, और कल बताया था कि किसको कहां छोड़ के आना है। ये डन है आपकी तरफ से? जूम मीटिंग पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ गया? हिमांशी, निधि, आदित्य, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनमें से कौन कौन सी एंट्रीज होगी जरा सोच के बताइए। पहले बताओ फर्स्ट वाली एंट्री का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोई लेना देना? ये तो नहीं होगी। सेकंड वाली होगी? होगी। ये एब्जॉर्प्शन वाली? ये नहीं होगी। एब्जॉर्ब तो कॉस्ट करता है, कॉस्ट शीट कॉस्ट की होती है, अकाउंट्स की नहीं होती है। क्योंकि एक ही एंट्री हो रही थी इसीलिए इसने करी नहीं, पर आपको करनी है। अगर ऐसा लिखा जाए नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो आप ऐसे करेंगे इन द बुक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर इन द बुक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो एक एंट्री होनी है वो कराना। कौन सी करोगे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और टू पीएफ। पीएफ का पैसा अभी मिलता नहीं है इसीलिए कैश नहीं हो पा रहा। स्टॉक नहीं होगी, हाँ बिल्कुल नहीं होगी, वेरी गुड। So illustration number 1 is done from your side as well as my side. Illustration number 2, देखो अभी एंट्रीज में किसी को भी लग रहा है कि मेरा बेस वीक है तो मुझे बताना, वरना ये क्वेश्चन मैं अभी छेड़ूंगी नहीं। एनीवन? हाथ नीचे रखो। यानी आप लोगों को एंट्रीज की और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन में बनाने हैं आपको लेजर अकाउंट्स। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं आपको यहां इसका एंट्रीज करवाऊं, फिर आपको उसके अकाउंट बनाने हैं। अकाउंट तो जर्नल से ही बनते हैं, सबको पता है, लेजर से बनते हैं ना। अगर मैं आपको 2 जर्नल एंट्री लिख कर दूं और उसके बोलूं अकाउंट बनाने हैं, तो एक बार मेरे को ये चेक करना है कि डेबिट क्रेडिट आता है क्या। ठीक है, और कोई बुराई नहीं है अगर नहीं भी आता है तो, हमने तो फाउंडेशन पास कर ली, अब क्या मतलब। SLC अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट। अगर इस एंट्री को आप लोगों को कहानी बतानी हो या इसको आपको नरेशन डालनी हो तो क्या डालेंगे इसके अंदर, क्या हुआ ये? साक्षी, साक्षी हैं आप लोग? कौन है जिसको बोलना है आज से साक्षी? ये एंट्री क्या दिखा रही है? परचेज किया है स्टॉक, परचेज्ड मटेरियल, क्रेडिट कैश कुछ भी हो, CLC आता है तो हमें नहीं पता है। ठीक है, ये आपका हो गया एक एंट्री। नहीं, मैं तो अकाउंट बनाना सिखा रही हूं, वो आप लिख के आना।
वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी अकाउंट। मैं कुछ एंट्रीज लिख रही हूं, फिर उससे ना आप मुझे बताना कि इन अकाउंट्स में कहाँ कहाँ आएगी, ठीक है। उसके बाद में WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट मैं लिख रही हूं, इसका मतलब आप जबान चलाएंगे। टू वेजेस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट WIP अकाउंट डेबिट टू स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये 4 एंट्रीज है। अगर मैं आपको बोलूं इन एंट्रीज को आपको लेजर में कन्वर्ट करना है तो कौन कौन से अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, पहले मुझे ये देख देख के बताओ। चलिए पहले SLC अकाउंट बना देते हैं, क्योंकि आपने बोला है SLC अकाउंट। पूरी पूरी बात लिखना भाई वहां पे, ये SLC मत लिख के आना, एक ही क्वेश्चन आएगा इसका, बहुत तमीज से सॉल्व करना है। ये SLC अकाउंट। और कौन सा बनाऊं? CLC अकाउंट। पहले मुझे इन दो की बता दो क्या क्या एंट्रीज और कहां कहां जाएगा, फिर अगला बताएंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। इनका अगर कोई बैलेंस होता तो क्या होता, मतलब नेचुरल बैलेंस ऑफ स्टॉक लेजर कंट्रोल डेबिट लग रहा है या क्रेडिट लग रहा है? ये स्टॉक लेजर कंट्रोल का अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो 1 लाख रुपए, तो वो कहां लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे या क्रेडिट साइड में? ये एसेट है आपकी, डेबिट साइड में होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। अच्छा अब मुझे बताओ SLC में पहली एंट्री टू CLC अकाउंट, और इनकी अपन अमाउंट डाल देते हैं सबकी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं बहुत रैंडम डाल रही हूँ, आप लोग इतना दिमाग मत लगाना कि लगाया इतना था, अब्जॉर्ब इतना किया, जस्ट फॉर प्रैक्टिस ऑफ अकाउंट्स। ये लिख दिया 1000। और बोलो बाय WIP कितना? 3000, ठीक है। और कुछ बाकी है? नहीं, वो तो चलो ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, तो बाय बैलेंस CD आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मुझे ये बताओ, ये जैसे डाल रहे हो वैसे डाल कैसे रहे, समझ में आ रहा है सबको? CLC बताओ, ध्यान तो मेरा हर जगह है ना, किसको नहीं आ रहा है मेरे को पता चल रहा है। देखो CLC के लिए सबसे पहले एंट्रीज में ढूंढो CLC कहाँ लिखा है। पहली एंट्री में ही लिखा है, इसको क्रेडिट किया गया है, तो हम भी यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, नाम लिख देंगे SLC अकाउंट 1000। उसके बाद में बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट 5000, और बस है ही नहीं बाकी। अच्छा ये CLC का कोई ओपनिंग या क्लोजिंग होगा क्या बैलेंस? अब आपके अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं। ये जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं इनका कोई ओपनिंग बैलेंस होता है खर्चों का, या एक एसेट हो सकती है कि ओपनिंग बैलेंस हो और अगली बार कितना लेकर गए। ये खर्चे और इनकम, इनके कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होते, ठीक है। और इसके बाद में क्योंकि आपको अकाउंट बनाने आ गए हैं तो इसी तरीके से आप एंट्रीज को देखेंगे। और कौन से अकाउंट बनाने की आवश्यकता है? WIP और वेजेस कंट्रोल। मैं बनवा नहीं रही, पर पहला काम क्या है, एंट्री से पता लगाना कि कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। लेकिन हमें वहां पे अगर क्वेश्चन आएगा और हमने पहले एंट्री की फिर अकाउंट बनाए, यानी डबल काम किया, तो हमारा ही नुकसान है समय का। तो अभी एक बार आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि पहले एंट्रीज फिर अकाउंट। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी कि ये कौन सी एंट्री, तो आप दिमाग में बनाओगे और डालोगे सीधा अकाउंट में, ठीक है। तो अब ये जो इलस्ट्रेशन में करवा रही थी उसकी एंट्रीज यहां बनाएंगे, और अकाउंट आपके जैसे समझ में आए, जितने समझ में आए। खबरदार किसी का बुक से आंसर मैच हो गया तो, क्योंकि इतना हो नहीं सकता है आपका, ठीक है। हो जाए तो मेरे को पता चल जाएगा। और अगर मेरे टेस्ट में आप पास हो जाते हैं बुक से आंसर मैच करने के बाद, तो उसको पक्का रिवॉर्ड है मेरी तरफ से, ठीक है। ट्यूसडे को मिलेगा। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको दिया हुआ है स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस, डेबिट बैलेंस है। तो कहाँ? टू ओपनिंग बैलेंस के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे ही WIP में, ऐसे ही फिनिश गुड्स में, ऐसे ही। अब इनके बैलेंस दे रखे, यानी जाहिर सी बात है ये अकाउंट तो बनाने ही पड़ेंगे।
कभी भी अकाउंट बनाओ तो गलती से भी बंद मत करना। ये जैसे आप अकाउंट बनाते हैं ना, तो शुरू में ही नीचे वाली लाइन नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। और एक अकाउंट एवरेज 7 से 8 लाइन का सीएलसी, क्योंकि सीएलसी में एंट्रीज ज्यादा आती है, आपको भी पता है। इस तरह दिमाग लगाते हुए बनाना, अभी तो पेंसिल से बनाना, जब प्रैक्टिस करो तब। अब नीचे देखिए, इसके अंदर एक एक करके जर्नल एंट्रीज। रॉ मटेरियल परचेज की एंट्री। अगर आपको कोई सिस्टम नहीं दे रखा हो कि कौन सा कर रहे हैं यूज, तो हम कौन सा करते हैं, सेकंड कॉलम, दैट इज नॉन इंटीग्रेटेड में केवल कॉस्ट की बुक बना के आ जाना और कुछ नहीं करना। कुछ नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट नोट्स जहां पे बन रहे थे वहां ये बात लिख भी लेना। अच्छा, फर्स्ट एंट्री रॉ मटेरियल परचेज, जनरल एंट्री बोलो, एसएलसी अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, रिटर्न टू सप्लायर, वापस दे दिया सप्लायर को, सीएलसी टू एसएलसी, इशूड टू प्रोडक्शन, ये स्टॉक आया और आपने आगे दे दिया, WIP टू स्टॉक, गया ना स्टॉक, रिटर्न टू स्टोर, ये इनको भेजा था, इन्होंने हमें वापस भेज दिया, SLC टू WIP। इन चारों में कोई प्रॉब्लम साक्षी, रक्षित, नो। देखो आप लोगों को ना ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा नाम लिया जा रहा है, हमारा मेन मोटिव क्या है, 100% को समझ में आए। आज आपको कोई बात समझ में नहीं आई, अगले चैप्टर में उनको नहीं आएगी, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। कौन, प्रोडक्टिव वेजेस, ये वेजेस आपने पे किए, तो पे करते वक्त क्या होता है, अरे पहले पे तो करोगे ना, सीधा एनालिसिस कैसे कर दोगे। वेजेस ओवरहेड कंट्रोल टू सीएलसी, दोनों को एक साथ भी डाल सकते हो। कितने वेजेस है टोटल, डायरेक्ट है 40, ये हो जाएगा 65,000 से। उसके बाद में इनको एनालिसिस कैसे किया है, नीचे दिया होगा कहीं पे, हर चीज के 2 स्टेप है। पहले तो वो खर्चा होगा, उसके बाद में वो खर्चा आप किसी को देंगे। पहले तो आपने खर्चा करने की एंट्री करी, अब आपको दे दिया कि ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, इसको आप WIP में डाल दोगे, इसको अगर कुछ दिया है तो ठीक है, नहीं तो फैक्ट्री ओवरहेड में डाल के काम खत्म कर देंगे। तो आप पहली एंट्री स्किप नहीं कर सकते। एब्जॉर्ब तो तब करोगे ना जब आपने कभी इसको डेबिट किया होगा, तब क्रेडिट करके खत्म करोगे। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा हुआ है, क्या एंट्री लगती है आपको, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, ये फिनिश गुड्स गए वेयर हाउस में, ये तो बाद में देखेंगे, नीचे कुछ और दे रखा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट 150% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। यानी जब खर्चा बुक किया था तब 50,000 लिखे थे, पर ये सारे के सारे आपने आपके उसके स्टेशन तक नहीं पहुंचाए। कितने पहुंचाए, केवल 150% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस है 40,000, 40,000 का 150%, 60,000। आपने तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिए, हुए तो 50 थे और आपने एब्जॉर्ब कर दिए कितने, 60। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एब्जॉर्प्शन वाले में 60 से एंट्री करना। उसके बाद में कुछ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन होता है जो मैं मंडे को बताऊंगी। तो जितना समझ में आए उस हिसाब से अकाउंट बना के आने हैं आपको केवल। और पहले आपसे अकाउंट बनवाने का रीजन ये है कि आपको क्या समझ में आया वो मुझे पता लग जाए, उसके बाद में मैं आगे की चीजें सिखाऊंगी। तो सबकी कॉपी में मिलेंगे, सही कोई नहीं करके लाएगा ना, बिल्कुल नहीं करके लाओगे। ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन बताया हुआ नहीं है, बुक से मैच होते ही क्लास से बाहर हो मंडे को।